हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस सेशन में आरोह भाग 2 पुस्तक के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पतंग, जिसकी तस्वीर भी आप लोगों को दिख रही है। अब पतंग के बारे में मैं क्या बताऊं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बताओ, जानते हो नहीं जानते। सबसे पतला कागज होता है। सबसे पतली एक लकड़ी होती है जो किसकी होती है, बांस की होती है। और ऊपर भी उड़ता है। सीधी सी बात है, किसके सहारे उड़ता है, एक धागे के सहारे उड़ता है। जब आप लोगों ने पतंग उड़ाया होगा तो आप लोगों को पता है क्या किसी की सुनी है कभी? कोई बोल रहा है आपको सुनता है? आप अपने ही धुन में पतंग उड़ाते हो और आप ये भी नहीं देखते हो कि छत का किनारा कहां तक आ गया है। कभी आगे चले जाते हो, कभी पीछे चले जाते हो, कभी वो काट रहा, कभी ये काट रहा। ये सब आवाजें आती रहती है और आप लोग करते भी हैं। तो इसी पतंग कविता में आलोक धनवा जी ने बालकों के बाल मनोवैज्ञानिक इच्छाओं को पूरी करते हुए एक मनोवैज्ञानिक आधार पर यह कविता लिखी है। इसमें हम लोग, एक तो भारतीय महीना है जिसका नाम है भाद्रपद, जिसे हम लोग भादवा भादवा कहते हैं, जिसमें बारिश होती है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं भारतीय महीनों के नाम, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये जो भादवा है जिसमें सबसे तेज बारिश होती है, इस माह के बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक ऋतु है जिसका नाम है शरद ऋतु, जो मौसम को, आकाश को साफ करती है, जिससे कि ये पतंग है ना आसानी से उड़ सके। और पतंग तो उड़ेगा, साथ में जब शरद ऋतु आती है तो यह मौसम होता है रंग बिरंगी तितलियों का भी होता है। ठीक है। तो यह सब हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब की बार हमारा जो टारगेट था वो 100% नंबर का था कि हम लोग हिंदी में अब की बार 100% नंबर लाएंगे। विश्वास मैंने दिलाया था कि मैं जो पढ़ाऊं बस केवल वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अंतिम समय में हम लोग देखेंगे कि हाँ, वास्तव में सर ने कहा था वैसा ही होगा, ऐसा ही कहोगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों, चले तो हमारा चैप्टर संख्या 2 है, आरोह भाग 2 का। पुस्तक का नाम आरोह भाग 2 है। सबसे पहले हम लोग कविता का सार पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अब इस कविता में क्या लिखा हुआ है, तो यह बात हमें ध्यान रखनी है कि पूछा जा सकता है कि यहाँ जो एक पतंग कविता है बहुत ही लंबी है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है उसका यहाँ पर तीसरा भाग दिया हुआ है। यह मैं बता चुका हूं कि इस पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। पढ़ लेने से जो मैंने बताया वही है कि खतरनाक किरणों कोने से गिरने का भय होता है, दूसरी तरफ पतंग नीचे न गिर जाए, ना कट ना जाए, उसका भय होता है। यह सब इसमें दिखाया गया है। तो पतंग कविता का आरंभ होता है, सबसे तेज बौछारे गई बादो गया। बादो यानी भाद्रपद महीने, ये भाद्रपद महीना है हमारा, जिसमें सबसे तेज बारिश आती है। कवि क्या कह रहा है कि सबसे तेज बौछारे गई। कहने का तात्पर्य क्या है, भाद्रपद महीने में सबसे तेज बारिश होती है। अब वह महीना जा चुका है, मतलब बारिश वाला महीना जा चुका है। सवेरा हुआ और जैसे ही सुबह हुई, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। जैसे ही भादवा महीना गया, सबसे तेज बारिश करने वाला मौसम चला गया, तो जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह हमें कैसा दिख रहा था, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हमें नजर आ, जैसे खरगोश की आंखें होती है ना, वैसा वैसा सवेरा हमें सुबह नजर आ रही थी। शरद आया पुलों को पार करते, ये शरद ऋतु है यहाँ पर। अब शरद ऋतु आ चुकी है, भादो महीना जा चुका है, शरद ऋतु आ चुकी है। और शरद कैसे आ रहा है, पुलों को पार करते हुए। एक बात ध्यान रखना, देखो, शरद आया पुलों को पार करते अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब ये बताओ, साइकिल कौन चलाता है? इंसान चलाता है। अब इंसान चलाता है, अब जहां पर भी जिन शब्दों के द्वारा मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है प्यारे बच्चों? मानवीकरण अलंकार होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। पूछा जा सकता है, यह पद्यांश देने के बाद में 5 सवाल तो पूछेगा। उन 5 सवालों में पूछा जा सकता है कि पूरी कविता में किस अलंकार का प्रयोग किया गया। तो आपको आंसर देना है, क्या देना है? मानवीकरण अलंकार। तो शरद आया, कैसे आ रहा है? शरद ऋतु आ रहा है पुलों को पार करते हुए। कैसे आ रहा है? अपनी नई चमकीली साइकिल को बहुत तेज चलाते हुए आ रहा है। घंटी बजाते हो, जा साथ साथ में जोर जोर से अपनी नई चमकीली साइकिल की घंटी भी बजा रहा है। चमकीले इशारों से, इशारे क्या होता है? संकेत, यानी बुलाना, किसी को बुलाते इस प्रकार संकेत। किसको बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यानी कि वह पुलों को पार करते हुए कैसे आ रहा है? अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, उसकी बैल, उसकी घंटी बजाते हुए, और साथ में बच्चों का झुंड है जो पतंग उड़ा रहा है, उसको चमकीले इशारों से, संकेतों से बुला रहा है कि तुम मेरे पास आओ और यहां से पतंग उड़ाए, मैंने मौसम साफ कर दिया है।
एक बार आपसे देखो, कवि क्या कह रहा है कि भादो महीना जिसमें बहुत तेज बारिश होती थी, सबसे तेज बारिश वाला मौसम जा चुका है। जैसे ही सुबह सुबह हुई तो वह सुबह हमें खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल नजर आ रहा है। अब शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। शरद ऋतु में आगमन होता है तो आपको पता है क्या होता है, रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हैं, मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। तो वह कैसे आ रहा है, चमकीली, अपनी नई चमकीली साइकिल को जोर जोर से उसकी घंटी यानी बैल बजाते हुए आ रहा है, और साथ साथ में नए नए इशारों से बच्चों के, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को भी अपनी तरफ बुला रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, यानी चमकीले इशारों से, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, अलग अलग इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रहा है और साथ साथ में आकाश को मुलायम भी, आकाश को साफ भी कर रहा है, साफ करता हुआ भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि पतंग सबसे ऊपर उड़ सके, क्योंकि मौसम साफ होगा तो पतंग आसानी से ऊपर उड़ सकती है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी कि पतंग ऊपर उड़ सके, मतलब दुनिया की सबसे हल्की है ये पतंग और रंगीन भी है, और यह चीज उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, सबसे, इसमें समझाने कुछ नहीं है, सीधा सीधा है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यानी कि जब शरद ऋतु आ गई, मैंने बताया ना, मौसम का तो पतंगों का तो मौसम है ही, साथ में रंग बिरंगी तितलियों का भी मौसम, वो भी हमें उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कवि ने क्या कहा है कि शरद ऋतु आ रहा है अपनी चमकीली साइकिल तेज तेज चलाते हुए, साथ साथ में बच्चों के झुंड को, पतंग उड़ाते हुए बच्चों के झुंड को भी अपने चमकीले इशारों से बुला रहा है, और साथ में मौसम को भी, यानी आकाश को भी साफ करता आ रहा है। क्यों? क्योंकि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की कमानी भी ऊपर उड़ सके, और दुनिया का सबसे पतली कमानी उड़ने के साथ साथ में यह सबसे हल्की और सबसे रंगीन चीज भी ऊपर उड़ सके, और शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए क्या, कि बच्चों की किलकारियां, सीटियां, वो काटा, ये काटा, वो गया, ये गया, इस प्रकार की आवाज, और साथ में कुछ संगीत की आवाज भी पास में देख चला लेते हैं ना, जैसे मतलब ऑडियो वीडियो जो भी चलाते हैं, किस प्रकार आवाज आनी चाहिए, कहने का तात्पर्य क्या है। और यह मौसम कैसा है, नाजुक नाजुक कोमल कोमल तितलियों का, रंग बिरंगी तितलियों का भी मौसम है। अब देखो यहां मैंने शब्दों का अर्थ लिख दिया है, एक बार ये भी पढ़ लेना, कभी गलती से पूछ ले। भादवा यानी भादो यानी भाद्रपद मास, अंधेरे का प्रतीक बताया गया। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि भादो मास को अंधेरे का प्रतीक, किसका प्रतीक बताया गया, अंधेरे का। शरद ऋतु है वह उजाले का प्रतीक प्रतीक बताया गया है। झुंड का अर्थ होता है समूह, इशारों संकेतों से मुलायम, कोमल, रंगीन, रंग बिरंगी विभिन्न प्रकार के रंगों की, बांस, बांस की लकड़ी, नाजुक, मुलायम, कोमल, किलकारियां, खुशी से चिल्लाना। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, जो मैंने समझाया है वही लिखा है, लिखा इसलिए तुम लोग गलती न कर दो, कोई सवाल गलत न कर दो प्यारे बच्चों। तो ध्यान सुना, कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो बहुत तेज बौछारें पड़ती थी वे अब समाप्त हो गई हैं, अर्थात बारिश का मौसम समाप्त हो गया है, और भादो यानी भाद्रपद समाप्त हो गया है। इस समय सुबह उगने वाले सूर्य में खरगोश की आंखों जैसी लाल लालिमा छाई हुई है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि शरद ऋतु बौछारों को पार करते हुए आ गया है, अर्थात शरद ऋतु का आगमन हो गया है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। कवि कहते हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी ओर बुला रहा है। शरद चमकीले इशारों के साथ साथ आकाश को भी मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। शरद ने ऐसा माहौल बना देता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु चीज उड़ सके। बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। कवि कहना चाहता है कि इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं, और इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी उड़ने लगती हैं, अर्थात तितलियां भी इसी ऋतु में दिखाई देने लगती है। पूछा जा सकता है कि तितलियां किस मौसम में, किस ऋतु में दिखाई देती हैं। फिर कवि कहते हैं कि बच्चे इन तितलियों की तरह ही कोमल व नाजुक भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करना है, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। कहा जाता है ना, क्या संगीत बजे दर्द ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। पक्षी उड़े पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। लड़का या लड़की शिद्दत से जो चाहे वो ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमें क्या चाहिए, 100% नंबर चाहिए अब की बार हिंदी में, ध्यान रखना।
विशेष ये आपको आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब पद्यांश देगा 5 सवाल पूछेगा, वहां पूछेगा निम्नलिखित पद्यांश में किस बोली का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, किस ऋतु का प्रयोग किया गया है और इसमें किसके बाल सुलभ इच्छाओं यानी किसकी इच्छाओं का वर्णन किया गया है। तो बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं। आगे है पद्यांश हमारा, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास कपास यानी कोमलता का प्रतीक है। बताइए मुझे कमेंट करके जल्दी से, भाद्रपद महीना किसका प्रतीक है, अंधेरे का या उजाले का। शरद ऋतु किसका प्रतीक है, उजाले का या अंधेरे का। ऐसे ही कपास किसका प्रतीक है, कोमलता का। देखो, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कहने का तात्पर्य क्या है, बच्चों का जैसे जन्म होता है तो वो क्या होते हैं, कोमल कोमल होते हैं, कपास जैसे होते हैं। जैसे कपास कोमल होती है, ऐसे बच्चे जन्म से ही वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो पतंग उड़ाते हैं अपनी छत पे, कठोर पत्थर वाली छत पे, गर्म छत भी रहती है कभी कभी, जब धूप रोशनी ज्यादा धूप ज्यादा होती है तो फिर भी पृथ्वी ना उनके बेचैन पैरों को, यानी कि उनके पास घूमती हुई उनके पैरों को स्पर्श प्राप्त करने, क्योंकि मुलायम होता है, कोमल होता है। आप ध्यान रखना, कोई बच्चा है वो उन्हें शर्ट नहीं पहन रही है, नंगा है, मान लो छोटा सा नाम बच्चा, नंगे नंगे बच्चे होते हैं वो अच्छे भी लगते हैं, उनको अपने शरीर को चिपका के रखना, कितना मुलायम लगेगा आप लोगों को। तो ऐसी ही पृथ्वी है, बच्चों के कोमल कोमल पैरों का स्पर्श पाने के लिए घूमती हुए है उसके पास आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, यानी बिना सुध के, बिना किसी दिशा के, बिना किसी सुध के जब वे उस छत पे दौड़ते हैं तो छतों को भी नरम बनाते हुए, और जैसे ही बिना सुध के दौड़ते हैं तो छत को भी नरम कोमल बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और चारों दिशाओं में ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आते हैं, डेक वगैरह यानी कि ऑडियो वीडियो की आवाज आती है ना, गाने सुनाते चलाते हो आप लोग उस समय। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग, जिस प्रकार एक पेड़ की डाली में लचीला वेग होता है, उसी प्रकार बच्चे कभी इधर कभी उधर झूले की तरह, जैसे झूला झूलते हैं ना हम लोग रक्षाबंधन पे या आपकी तीज पे, सॉरी तीज पे झूला झूलते हैं ना, तो कभी उधर गया कभी इधर आ गया, इसी प्रकार बच्चे कभी आगे कभी पीछे पतंग उड़ाते हुए इधर उधर झूले की तरह, वो डाले के वेग की तरह, लचीले वेग की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। एक बार वापस देखिए, बच्चे जन्म से ही अपने साथ वो कोमल होते हैं, जैसे कपास कोमल होती है, और पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास इसलिए आती है कि वह उनका स्पर्श पाना चाहती है। जब वे बेसुध होकर छत पे दौड़ते हैं तो छतों को भी वह नरम बना देते हैं अपने पैरों से, और चारों दिशाओं में बहुत तेज बच्चों की आवाज़, डोल नगाड़ों की आवाज़, यानी कि जो भी ऑडियो गाने होते हैं सुनते हो आप लोग स्पीकर के द्वारा, इस प्रकार से जब वे पेंग भरते हैं, जब वे झूला भरते हैं, इस प्रकार जैसे आगे कभी पीछे, किस प्रकार से, एक डाली की तरह, एक लचीले वेग की तरह। जैसे हम लोग झूला झूलते हैं तो डाली वेग की तरह कभी इधर कभी उधर इस प्रकार आते हैं ना, इसी प्रकार से आते जाते रहते हैं। छत छत पे पतंग उड़ाते रह जाते रहते, नहीं, पतंग छत पे उड़ाते रहते हैं। कपास इस शब्द का प्रयोग कोमल व नरम अनुभूति के लिए हुआ है। बेसुध यानी मस्त होकर, यानी कि बिना सुध के। मृदंग यानी ढोल जैसा वाद्यंत्र। पेंग भरना यानी झूला झूलना। ढाल यानी साका। लचीला वेग यानी लचीली गति से। व्याख्या देख लीजिएगा। कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की तरह कोमल व नर्म अनुभूति लिए हुए पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है, वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी नर्म लगती हैं, अर्थात उनके पैरों से छतें भी नर्म हो जाती हैं। उनके पैरों से सभी दिशाओं में मृदंग अर्थात डोल जैसे मीठे बोल उत्पन्न होते हैं। वे पतंग उड़ाते हुए इधर उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर डाली की तरह लचीलापन होता है। बोलो आया समझ में? कमेंट करना है अवश्य, आया है तो ठीक है। नेक्स्ट, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। देखो, जब वे पतंग उड़ाते हैं तो उनको पता नहीं होता, क्योंकि जब रोमांस होता है ना, जैसे कि मजा आता है, मनोरंजन होता है ना, तो पता नहीं चलता कि छत का किनारा भी आ चुका है। जब वो पतंग उड़ाते रहते हैं तो वो छतों के खतरनाक किनारों तक, यानी गिरने वाली स्थिति में भी हो जाते हैं। उस समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है? कोई नहीं बचाता है, केवल उनका रोमांचित शरीर का संगीत ही। जब उनका मनोरंजन करते हैं ना, जब कभी लचीले वेग से कभी आगे कभी पीछे आते हैं, तो वही धागा उन्हें केवल उन्हें गिरने से बचाता है।
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। यानी कि जैसे ही वो ऊपर से गिरने वाले होते हैं तो केवल उन्हें बचाता कौन है? केवल वह धागा बजाता है जिसके सहारे पतंग उड़ती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के साथ। उन्हें और ऐसी कल्पना होती है कि वो पतंग नहीं उड़ रही है, बच्चे सोचते हैं कि ये मैं उड़ रहा हूँ पूरे आसमान में, चारों तरफ मैं उड़ रहा हूँ कल्पना के सारे अपने रंध्रों के सहारे। तो बच्चे कभी कभी पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। उस समय उन्हें गिरने से कोई नहीं बचाता, केवल उनका रोमांचित शरीर का संगीत ही बजाता है, उनका मनोरंजन ही बचाता है। और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेते हैं। यानी कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, जब पतंग ऊंचा उड़ता रहता है तो कभी धागे से, कभी हम लोग आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, केवल वही धागा उन्हें केवल सहारा देता है, उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों, और उन्हें ऐसा लगता है अपनी कल्पना के द्वारा कि ये पतंग नहीं उड़ रही है, ये मैं उड़ रहा हूँ पूरे चारों तरफ आसमान में। व्याख्या देख लीजिएगा। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि बच्चे पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। उस समय उन्हें वहां बचाने के लिए कोई नहीं आता है, उन्हें वहां उनके शरीर का रोमांच संगीत ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी चले जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग के धागे के सहारे उसकी उड़ान पर रहता है। ऐसा लगता है मानो वे भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं, वे भी रंध्रों के सहारे अर्थात पतंग की डोर के सहारे उड़ रहे हैं। विशेष भाषा कैसी है? सरल सुबोध है। बोली कैसी है? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है? पूरी कविता मानवीकरण तो है ही है, कहीं कहीं उपमा भी है और अनुप्रास भी है। बालकों की सुलभ इच्छाओं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और कभी कभी बाई चांस वो छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी कभी कभी छतों खतरनाक किनारे से कभी कभी गिर भी जाते हैं ना, तो भी वो फिर से बच जाते हैं, क्योंकि बच्चों का मुलायम शरीर होता है, भगवान भी साथ देता है, तो फिर से दूसरे दिन वापस से सुनहले सूरज के सामने पतंग उड़ाने आ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और पृथ्वी है, छत है, पृथ्वी होगी, तो वह भी उन बच्चों के कोमल कोमल शरीर को स्पर्श करने के लिए उनके पैरों को घूमती उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। व्याख्या देख लीजिएगा। कवि कहते हैं कि कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो वे अपने लचीलेपन के कारण बच जाते हैं। इससे उनके मन का भय भी समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं, अर्थात वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उस समय उनके पैरों गति और तेज हो जाती है, और पृथ्वी भी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। उन्हें गति तेज क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्हें डर समाप्त हो गया कि गिर भी जाएंगे ना तो लगे कि नहीं हमें, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप भी होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। भाषा कैसी है बता चुका हूं, सेम है सभी, और ये ध्यान रखना मुक्तक छंद का प्रयोग भी किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की पतंग कविता थी। समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट करके अवश्य बताना है, ध्यान रखना। और प्यारे बच्चों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो, आप लोग क्लास 12th में हो, ठीक है, और सीयूईटी की तैयारी करोगे, सीधी सी बात है, क्योंकि एक अच्छी कॉलेज मिलना अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। तो उसके लिए आप लोगों को सीयूईटी क्रैक करना होगा अच्छे से 100% के साथ में। तो यहाँ सीयूईटी में हमें 12th के मार्क्स कोई काम में नहीं आएंगे, इसके लिए हमें सीयूईटी की तैयारी करनी होगी। कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। देखो, हमें क्या करना है, हमें ऐसे गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन कर लिया, यहां लिखना है हमें लोगों को अड्डा 24/7 लिख लिया। पहली साइड को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ यह ऑल कोर्सेज दिख रहा है ना, यहाँ ऑल कोर्सेज में जाना है हम लोगों को। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, यहाँ हमें सीयूईटी में जाना है। अब यहाँ देखो बहुत सारे कोर्स दिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को केवल महापैक लेना है, क्योंकि आपको 12th क्लास की भी तैयारी करनी है और सीयूईटी की भी तैयारी करनी है। यदि आप लोग चाहते हो कि मुझे एक अच्छा कॉलेज प्राप्त हो, मैंने कसम खाई है कि डीयू से ही मैंने अब की बार बीए बीएससी बीकॉम करूंगा, तो प्यारे बच्चों यहां सेलेक्ट करना है महापैक में। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, महापैक का मतलब क्या होगा, यहां आप लोग ई बुक, फिजिकल बुक और जितने भी कोर्सेज हम लोग लॉन्च करेंगे एग्जाम तक है ये महापैक आपका। और कोई सा भी कोर्स एग्जाम तक नहीं होगा, केवल महापैक होगा, ध्यान रखने, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आप लोगों के लिए। तो यहां देखो, यहां कुछ नहीं करना, आपको अपना डोमेन सब्जेक्ट चुनना है। आपका जो ओपिनियन सब्जेक्ट है, साइंस है, आर्ट्स है, कम्युनिटीज है, कॉमर्स है, क्या है। जैसे मान लो आपका साइंस है, साइंस पे सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर देखना, यहां पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहां पर आप लोगों को यहां पढ़ना है क्या क्या आपको प्राप्त होगा, क्या क्या प्राप्त नहीं होगा। अब यहां के बाद आप लोगों को बाय नाउ करना है। ये 12,999 दिखना है ना, ये अभी मैं कम कर दूंगा, डरना नहीं आप लोगों को। यहां कोड यूज करना है आप लोगों को Y551।
जैसे ये कोड यूज करोगे, अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद में देखो यह कोड जो 12,999 का था आप लोगों का, यह मात्र कितने का हो जाता है प्यारे बच्चों, कितने का, 10,789 रुपए का हो जाता है। 10,789। ये एग्जाम तक है, सीयूटी के एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा और जब तक हम लोग जितने भी कोर्स लॉन्चेज करेंगे वो सब आपको यहां फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जितनी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे वो सब यहां फ्री मिलेंगे। लेकिन ये कोड लगाओगे तब भी ये डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट कोई सा भी हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई सा भी हो, ये कोड लगाना है, डिस्काउंट प्राप्त करना है और 12th के साथ साथ हमें सीयूटी की तैयारी भी मस्त तरीके से करनी है। तो अब मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको पतंग कविता समझ में आई या नहीं आई, और सीयूटी की तैयारी करनी है तो आपको कोड लगाना है Y551। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।